हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का 30 काफ़ी ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यह मेरा केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मीथेन में कितना सिग्मा बॉन्ड है। ए ऑप्शन में दे रहा है 2, बी में दे रहा है 3, सी में दे रहा है 4 और डी में दे रहा है 5। तो दोस्तों, मीथेन का जो मेरा फार्मूला होता है वह CH4 होता है। इसका स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा दोस्तों इस तरह का होगा। तो यहाँ पे देखिए, यह मेरा स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड को ही हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, सिंगल बॉन्ड को इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड जो भी है दोस्तों वह सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो हो गया, यहाँ पे देखिए यह सिंगल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कितना सिंगल बॉन्ड हो रहा है? 4। तो 4 जो है यही सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना हो गया? 4। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया 4। मीथेन में जो होगा सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या बताएं कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वही सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। तो यहाँ पे मीथेन में जो हो गया 4, इसका राइट आंसर हो गया। और दोस्तों, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और एक पाई बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और दो गो जो होता है पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना जानते हैं तो किसी का भी आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। इसे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर रहता है, ठीक है। तो बता दिए कि आपका डबल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वह सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। आपको सभी बता दिए, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में कह रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों के संक्रमण तत्व कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप के तत्वों को जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। ए ऑप्शन में दे रहा है पी ब्लॉक, बी में दे रहा है एस ब्लॉक, सी में दे रहा है डी ब्लॉक और डी में दे रहा है एफ ब्लॉक। तो संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट जो कहा जाता है वह डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, डी ब्लॉक, ठीक है। आपको याद रखना है, डी ब्लॉक को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव में होता है, ठीक है। द्रव होता है यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी रूम टेम्परेचर पे कौन सा जो धातु है वह द्रव लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, यानी लिक्विड में रहता है। तो ये ऑप्शन दे रहा है जिंक, बी में दे रहा है पारा, सी में दे रहा है सोडियम, डी में दे रहा है चांदी। तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि साधारण तापक्रम पर पारा जो होता है द्रव में होता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। पारा को Hg से डिनोट करते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। Hg जो होता है वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है, ठीक है, तो धातु होता है जो पारा। अगर दोस्तों यहाँ पे अधातु पूछे, ठीक है, अधातु पूछे तो वहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछेगा कि अधातु जो होगा वो साधारण तापक्रम पे द्रव होता है, कौन सा अधातु जो है साधारण टेम्परेचर पे द्रव में होता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा में कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिक्रिया दर निर्भर करता है, किसी पदार्थ की जो प्रतिक्रिया दर होता है निर्भर करता है परमाणु भार पर, तुल्यांक भार पर, अनुभार पर, सक्रिय द्रव्यमान पर। तो सक्रिय द्रव्यमान पर प्रतिक्रिया दर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सक्रिय द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा में करे इनमें से कौन सल्फाइड अयस्क नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है सल्फाइड अयस्क कौन नहीं है। ए ऑप्शन में दे रहा है मैग्नेटाइट, बी में दे रहा है आयरन पैराइट, सी में दे रहा है गैलेना और डी में दे रहा है कॉपर गैलेंस। तो सल्फाइड अयस्क नहीं है वो ए ऑप्शन है, यानी मैग्नेटाइट जो है सल्फाइड अयस्क नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है आयरन पैराइट, गैलेना, कॉपर गैलेंस, ये सल्फाइड अयस्क है, लेकिन मैग्नेटाइट जो है नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा छठा में कह रहा है
कि ग्रेफाइट का संरचना क्या है। ग्रेफाइट का संरचना क्या है दोस्तों, अगर मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर में बोला जा रहा है कि ग्रेफाइट की का संरचना क्या है। ए ऑप्शन में दे रहा है टेट्राहेड्रल, बी में दे रहा है ऑक्टोहेड्रल, और सी में दे रहा है हेक्सागोनल, और डी में दे रहा है क्यूबिक। तो ग्रेफाइट का जो संरचना होता है दोस्तों वह हेक्सागोनल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हमेशा याद रखिएगा हेक्सागोनल, ठीक है। ग्रेफाइट का जो संरचना होता है वह हेक्सागोनल होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और दोस्तों अगर आपसे डायमंड का, हीरा का पूछे तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि साइनाइड विधि का उपयोग किसका निष्कर्षण में किया जाता है। साइनाइड विधि का जो उपयोग किया जाता है किसका निष्कर्षण में किया जाता है। कॉपर का, सिल्वर का, जिंक का, एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे सिल्वर का किया जाता है, यानी एजी का जो है साइनाइड विधि का उपयोग जो किया जाता है कॉपर का, एजी का यानी सिल्वर निष्कर्षण में किया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है सिल्वर का, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। मेरे दोस्तों यह मेरा केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी मदद मिले और यह शानदार प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद करके अपने बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर में कह रहा है इनमें से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता महत्तम है। ए ऑप्शन में दे रहा है फ्लोरीन, बी में दे रहा है क्लोरीन, सी में दे रहा है ब्रोमीन, डी में दे रहा है आयोडीन। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगा महत्तम किसका होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा मैक्सिमम किसका होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्लोरीन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो महत्तम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो मैक्सिमम होता है वह क्लोरीन का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया क्लोरीन। अगला क्वेश्चन मेरा 9 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षारीय भूमिज तत्व जो है कौन है। पहला ऑप्शन में दे रहा है लोहा, बी में दे रहा है कार्बन, सी में दे रहा है कैल्शियम, और डी में दे रहा है जिंक। यानी क्षारीय भूमिज तत्व को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो है निम्न में कौन जो होगा, जो अल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लोहा, कार्बन, कैल्शियम, जिंक। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है दोस्तों वह क्षारीय भूमिज तत्व है, ठीक है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कैल्शियम, ठीक है। आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो होता है वह क्षारीय भूमिज तत्व होता है, ठीक है। और दोस्तों और आपको हम बता दे रहे हैं कि मेरा बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सभी जो है दोस्तों यह मेरा जो है अल्कली अर्थ मेटल में आता है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। अल्कली अर्थ मेटल किस ग्रुप वाले को बोलते हैं, तो ग्रुप 2 वाले को बोलते हैं, ठीक है। 2A को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यह भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को याद रखिएगा और ग्रुप 2A को याद रखिएगा जो क्षारीय भूमिज तत्व में आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर की ओर। यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर 10 में कह रहा है कि XeF4 का आकार होता है। पहला ऑप्शन मेरा ए ऑप्शन में दे रहा है चतुष्फलकीय, बी में दे रहा है स्क्वायर प्लेनर, और सी में दे रहा है पिरामिडल, और डी में दे रहा है लीनियर। तो दोस्तों XeF4 का जो आकार होता है दोस्तों वह स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है स्क्वायर प्लेनर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया स्क्वायर प्लेनर। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप इसे अच्छे से तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि 11 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कहा जा रहा है कि धातु, कौन सा धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में दे रहा है सोडियम, बी में दे रहा है जिंक, सी में दे रहा है लोहा, और डी में दे रहा है सोना। तो यहाँ पे कौन सी धातु जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है पूछी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सोना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी सोना जो है दोस्तों, सोना धातु जो है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर 12 में कह रहा है कि एस्प्रिन है एक, एस्प्रिन जो है दोस्तों वह एक है एंटीबायोटिक, ज्वरनाशी, एंटीसेप्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एस्प्रिन जो है एक ज्वरनाशी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि एस्प्रिन जो होता है वह ज्वरनाशी होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ज्वरनाशी। और पैरासीटामोल भी जो होता है दोस्तों एक ज्वरनाशी है, जिससे कि बुखार कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आपके बार बार पूछा जाता है, यह भी प्रश्न। अब मेरा चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर की ओर।
13 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस का पर्याप्तता अधिक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह कह रहा है कि हवा में जो है आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस का पर्याप्तता अधिक है, यानी कौन सा जो अक्रिय गैस है वह आयतन के अनुसार हवा में सबसे अधिक में उपलब्ध है। ठीक है, पहला ए ऑप्शन में दे रहा है हीलियम, बी में दे रहा है आर्गन, सी में दे रहा है नियॉन और डी में दे रहा है क्रिप्टॉन। तो दोस्तों आर्गन जो होता है, अक्रिय गैस जो आर्गन है वह हवा में आयतन के अनुसार सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया आर्गन। ठीक है, आपको इसे याद रखना है कि आर्गन जो गैस होता है वह हवा में आयतन के अनुसार सबसे अधिक होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आर्गन। अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर में कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा जा रहा है वेग स्थिरांक का इकाई क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों ये ए ऑप्शन है टाइम इनवर्स। ठीक है, यानी टाइम के पावर -1। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है टाइम के पावर -1। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पहला ऑप्शन में दे रहा है हीरा, दूसरा में दे रहा है कांच और सी में दे रहा है साधारण नमक, डी में दे रहा है CaCl, यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, यानी जो है किसी मैंने शेप फिक्स नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन कांच। कांच जो है दोस्तों यह एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, बाकी हीरा हो गया, साधारण नमक हो गया, CaCl हो गया, यह जो होता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, यानी रवादार ठोस पदार्थ होता है, लेकिन कांच जो होता है बेरवादार ठोस पदार्थ होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मेरा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है, ए ऑप्शन में दे रहा है लोहा का, बी में दे रहा है कॉपर का, सी में दे रहा है जस्ता का, डी में दे रहा है एल्युमिनियम का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्रायोलाइट जो अयस्क है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, आपको याद रखना है कि क्रायोलाइट जो अयस्क होता है वह एल्युमिनियम का है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 में होता है, ए ऑप्शन में दे रहा है आयरन, बी में दे रहा है कोबाल्ट, सी में दे रहा है जिंक और डी में दे रहा है कैल्शियम। तो विटामिन B12 में जो होता है दोस्तों वह कोबाल्ट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कोबाल्ट। तो बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 18 नंबर। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में करें कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 19 नंबर 19 में कह रहा है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र है। अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है CnH2n और बी में दे रहा है CnH2n+2 और सी में दे रहा है CnH2n-2 और डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले होता है अल्केन, अल्केन होता है। ठीक है, अल्केन हो गया, फिर अल्कीन होता है, अल्कीन। ठीक है, अल्कीन और फिर अल्काइन। ठीक है, मेरा अल्काइन। तो आपको देखिए याद रखना है अल्काइन। तो आपको याद रखना है कि पहला जो होगा अल्केन जो होता है दोस्तों वह क्या होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, और दूसरा में जो होता है CnH2n होता है। ठीक है, और मेरा अल्काइन जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, आपको इसे याद रखना है सभी का, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अल्काइन का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रिक बता देना है कि अल्केन में जो होता है दोस्तों पहले जोड़ना रहता है, यानी दो को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हटा देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे हट गया है, उसके बाद को घटा देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, पहले जोड़ना है, उसके बाद हटाना है, उसके बाद घटाना है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक इसके माध्यम से याद कर लीजिएगा। तो पहला बताएं कि अल्केन का CnH2n+2 हो गया, फिर अल्कीन का क्या हो जाएगा CnH
2N हो जाएगा, ठीक है। और फिर अल्काइन का क्या बताएं, CnH2n-2 हो जाएगा, ठीक है। आपको सभी को याद रखना है तीनों को। तो यहाँ पे अल्काइन का पूछा जा रहा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। पहले जोड़ना है, फिर हटाना है, फिर घटाना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 20 नंबर 20 में कह रहा है कि जंग लगने से बचने के लिए कौन धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है, यानी जंग से बचने के लिए जो है कौन धातु जो है ऑक्साइड का माने बचाव सतह बना लेता है। पहला ऑप्शन में दे रहा है कॉपर, बी में दे रहा है Ag यानी सिल्वर, और सी में दे रहा है ऑरम यानी सोना, और डी में अल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पे अल्युमिनियम जो होता है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन जो अल्युमिनियम दिया हुआ है, अल्युमिनियम जो होता है वह मैंने जो है बचाव सतह ऑक्साइड के रूप में बनाता है, ठीक है। यानी अल्युमिनियम धातु जो होता है ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन मेरा 21 नंबर 21 में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण का विधि है वो क्या है, भर्जन है, फेन पलवन है, बेसेमरीकरण है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण का जो विधि है दोस्तों वह फेन पलवन विधि है, ठीक है। यानी फ्लोटेशन मेथड है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फेन पलवन विधि, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन मेरा 22 नंबर 22 में कह रहा है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो ए ऑप्शन में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, बी में दे रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और सी में दे रहा है परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी दोस्तों। यहाँ पे जो भी प्रश्न बताया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जा रहा है। यही सब परीक्षा में आपके बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आपको शुरू से ही याद करते चलना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे तो उसका सही सही आंसर कर सके, ठीक है। और जो आपका टारगेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने का बोर्ड परीक्षा में, तो वह जरूर आप साकार कर जाइएगा। बस अभी से ही मेहनत करते चलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है किसके बराबर होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं, और यह जो बराबर होता है वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों को संख्या को जो सम करते हैं वही परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा जो इसका जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम का जो होता है वही परमाणु द्रव्यमान हमें देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है दोस्तों कि परमाणु जो संख्या होता है वह किसके बराबर होता है। तो परमाणु संख्या जो बराबर होता है वह किसके, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, वह किसके बराबर होता है, तो वह जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा वह प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे भी जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन में दे रहा है धनायन के परमाणु भार से, धनायन के गति से, ऋणायन के गति से, और डी में दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का जो नियम है दोस्तों वह संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 24 नंबर 24 में कह रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बंध की लंबाई है। दोस्तों कार्बन कार्बन डबल बंध की लंबाई जो है वह क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरा पहला वीडियो केमिस्ट्री का देखे होंगे तो उसमें आपको हम इसका आंसर बताए थे। तो क्या बताए थे दोस्तों कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बताए थे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बताए थे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बताए थे कि इसका जो होता है बॉन्ड लेंथ कितना होता है। तो दोस्तों आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, आप इसे याद रखिएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है दोस्तों वो कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और डबल बॉन्ड का जो होता है 1.34 एंगस्ट्रम होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का जो होता है 1.20 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी डबल बंध का पूछा जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.34 एंगस्ट्रम, ठीक है। डबल बॉन्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड का पूछा जाता तो 1.20 एंगस्ट्रम हो जाता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है।
ए ऑप्शन में दे रहा है फ्रक्टोज, बी में दे रहा है स्टार्च, सी में दे रहा है ग्लूकोज और डी में दे रहा है सेलुलोज। तो कौन सा यौगिक जो है प्रकृति में प्रचुरता से पाया जाता है, यानी मैक्सिमम मैंने प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। तो इसका जो राइट आंसर है वह सेलुलोज। सेलुलोज जो है दोस्तों वह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है, यानी एकल परमाणुक गैस जो है कौन है। ए ऑप्शन में दे रहा है क्लोरीन, बी में दे रहा है हीलियम, सी में दे रहा है नाइट्रोजन और डी में दे रहा है ऑक्सीजन। तो दोस्तों क्लोरीन जो होता है इसमें 2 अणु होता है क्लोरीन का, हीलियम जो होता है सिर्फ 1 अणु रहता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नाइट्रोजन में भी जो होता है दोस्तों 2 अणु रहता है और डी में जो होता है ऑक्सीजन जो दिया हो इसमें भी 2 परमाणु रहता है, ठीक है। तो इसमें हीलियम जो हो गया दोस्तों एकल परमाणुक गैस है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है संपर्क विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से, हेवर विधि से, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है वह जो इसका राइट आंसर होगा वह संपर्क विधि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तैयार किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया संपर्क विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 28 नंबर। 28 में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, यानी पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व जो है वो कौन है। ए ऑप्शन में दे रहा है आयरन, बी में दे रहा है अल्मुनियम और सी में दे रहा है कैल्शियम, डी में दे रहा है सोडियम। तो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के सतह पे बात कर रहा है, ठीक है, सर्वाधिक प्राप्त एलिमेंट कौन है, तो यह जो राइट आंसर होगा वह अल्मुनियम। अल्मुनियम जो है दोस्तों यह पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि मोनोजाइट अयस्क है, मोनोजाइट अयस्क है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि थोरियम के, बी में दे रहा है रेडियम के और सी में दे रहा है आयरन के, इनमें से कोई नहीं डी में, ठीक है। तो मोनोजाइट जो अयस्क है दोस्तों वह थोरियम के है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है थोरियम के, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर मेरा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की जो संख्या है दोस्तों वह कितनी है। ए ऑप्शन में दे रहा है 18, बी में दे रहा है 5, सी में दे रहा है 6 और डी में दे रहा है 7। तो दोस्तों आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो इसे आप कमेंट करके हमारा इसका राइट आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फाइनली हम 30 प्रश्न का इस वीडियो में हम पूरा कर लिए हैं। तो यह मेरा जो केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो, पहला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए ताकि जो है अपने आप का जो टारगेट सेट किए हैं बोर्ड परीक्षा में मार्क्स लाने का उसे पूरा कर सके, ठीक है, ताकि जो है आप अपना माता पिता का नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय।